दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सामान्य हिंदी की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 12 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 360 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ज्यादा नहीं दोस्तों, एक दिन में हम 30 सवाल पर डिस्कस करते हैं और ये सभी के सभी सवाल आपके बीपीएससी परीक्षा जो 3.40 के तहत होने वाली उसके तहत दोस्तों मैं सब क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। और एक बैच मैंने भी लॉन्च किया दोस्तों जिसका नाम है बीपीएससी ट्री 4.0। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक है साधे सब साधे, एक बैच से 4 एग्जाम कवर होंगे आपके, चाहे पीआरटी आपको देना हो, चाहे मिडिल का एग्जाम देना हो, चाहे सेकेंडरी वाला एग्जाम देना हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। हिंदी में इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। इस बैच में दोस्तों आपको डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाया गया है और एक एक चैप्टर पर जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी कराया गया। प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन है, बहुत कुछ है। आप एक बार आइए, समय दीजिए, पढ़िए, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हम लोग अपनी कहानी शुरू करेंगे दोस्तों गद्यांश से। ठीक है, देखिए आपकी परीक्षा में गद्यांश एक लंबा चौड़ा देगा और उससे संबंधित कुछ सवाल पूछेगा। जैसे यहाँ सवाल पूछ रहा है कि संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं। अब इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। कह रहा संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। कह रहा है कि जिनका अस्थाई मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में ही होता है। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास आवश्यक है। अब रुकिए, बातें आती है। जब मैंने पिछली क्लास में मैंने 10 लेक्चर तक में तो कोई गद्यांश नहीं पढ़ा है, 11 नंबर के लेक्चर से मैंने गद्यांश को शामिल किया। तो गद्यांश को जब मैं शामिल किया तो कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेरी किया है, कुछ सवाल पूछा कि सर कोई ट्रिक दीजिए कि इस गद्यांश के सवाल को हम हल कैसे करें। अब जनरली होता क्या है, परीक्षा में आप जैसे मैं अभी पढ़ रहा था ऐसे आप पूरा गद्यांश यहां से यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद आप सवाल पढ़ते हैं, फिर आप गद्यांश पढ़ते हैं। इससे आपका टाइम खर्च होता है। तो मैं एक छोटी सी टेक्निक देना चाहूंगा, कोई टेक्निक नहीं है, बहुत आसान सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, आपको पहले ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप गद्यांश मत पढ़ा कीजिए, इसको 1 मिनट के लिए आप साइड में रख दीजिए। सबसे पहले आप पहला सवाल पढ़िए, जो उस गद्यांश में पहला सवाल दिया है पहले वो सवाल पढ़िए। पहला सवाल दे रहा है कि संसार में कौन से लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो पाते हैं। केवल ये सवाल आपने पढ़ा और ये 3 ऑप्शन देखिए यहां पर। कह रहा जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अपने मुंह से बोलना है, जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। पढ़ लिया। अब गद्यांश का एक नियम समझिए। जब कभी आपके परीक्षा में गद्यांश का सवाल देगा तो पहला क्वेश्चन हमेशा ऊपर से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे से बनेगा, तीसरा उसके नीचे से, चौथा उसके नीचे से, पांचवा उसके नीचे से। कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले लाइन का सवाल पहले नंबर पे दे दे, ऊपर वाले लाइन का सवाल बाद में दे दे। ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस में देगा। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि पहले सवाल पढ़िए और पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उत्तर तक पहुंचिए। अब इस सवाल दे रहा था कि संसार में कौन से लोग अमर हो जाते हैं। देखिए पहली लाइन में लिखी है कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बात खत्म। तो अमरता का मतलब है मृत्यु से नहीं है, गरीब परिवार से नहीं है, जो अपने पीछे आदर्श छोड़ जाते हैं, आदर्श छोड़ जाते हैं, वही उन्हीं को अमरता मिलती है। पहला सवाल का जवाब तो आपने यहीं से दे दिया ऐसे करके। यानी अब एक लाइन आपने पढ़ लिया, उसको हटा दीजिए लाइन। अब इस लाइन से दोबारा सवाल नहीं बनेगा, अब इस लाइन के आगे आपको बढ़ना है। अगले सवाल पर आते समय पहले सवाल पढ़िए, फिर आप इसके आगे कंटिन्यू कीजिए। कह रहा है संसार में जो अमरत्व प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकांश का जन्म प्रायः, नीचे पढ़िए, संपन्न परिवार में होता है, उच्च जाति में होता है, मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है, या इनमें से कोई नहीं। अपनी लाइन जहां छोड़े थे वहीं से शुरू करिए। कह रहा जिनका मूल्य अस्थाई मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में ही होता है। यानी इनका जन्म कहां होता है, मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 पुनः क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जहां तक आप पढ़ें इसी के आगे से आपका तीसरा सवाल बनेगा, कंफर्म है, इसका सिस्टम यही है। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल जब पढ़ना हो तब आप गद्यांश मत पढ़िए, पहले सवाल पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर गद्यांश से कहानी शुरू कीजिए। करा चारित्रिक विकास के, इससे होगा क्या, बार बार आपको ऊपर की लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी। चारित्रिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा आवश्यक नहीं है, उल्टा दे दिया। करा विनय,
कष्ट, सहिष्णुता, गरीब होना और साहस। अब आगे का पैरा पढ़िए। आगे का पैरा हम लोग यहां तक पढ़े थे, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, यहां से, ठीक है। कर मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अति आवश्यक है। किसका किसका? विनय तो होना चाहिए, कष्ट सहिष्णुता भी होना चाहिए, और क्या लिखा है? साहस भी होना चाहिए। ये जो गरीब होना लिखा है, इसकी जगह उदारता शब्द था ना, लेकिन उसके जगह क्या लिख दिया? गरीब होना। तो गरीब होने से कोई लेना देना नहीं, बाकी का 3 ऑप्शन तो मिल ही रहा है आपको। इस तरह से दोस्तों आप यहां तक पढ़ करके ये तीसरा सवाल भी हल कर दिए। चौथे सवाल पर आइए। चौथा सवाल दे रहा है कि सादगी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? अगर गरीबी से है, इच्छा से है, विचारों से है, या सादा वस्त्र पहनने से। सादगी का संबंध किससे है? जहां तक पढ़े थे उसी का आगे बढ़िए। करा ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन तथा सादा सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए, उत्तर मिल गया आपका, जीवन में सादगी लाने के लिए 2 बातें विशेष रूप से करणीय हैं। क्या करना चाहिए? प्रथम, कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य को न छोड़ना। द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। किससे घनिष्ठ संबंध है? विचारों से। गरीबी से नहीं है, इच्छा से भी नहीं है, इसका किससे घनिष्ठ संबंध है? विचारों से घनिष्ठ संबंध है। और देखिए यहां लिखा सीधा सीधा लिखा है कि इसका जो है, ठीक है, विचारों से घनिष्ठ संबंध है। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। यहां तक में आते आते आपको ये चौथे सवाल का जवाब भी मिल गया। 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां सवाल दे रहा है मनुष्य की सच्ची पहचान उसके किन गुणों से होती है? ऑप्शन पढ़िए। उसके विचारों एवं करनी से, कथनी एवं करनी से, विचार और विवेक से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहीं पे लिखा था, ठीक है, यहां पे लिखा था, आगे पढ़िए। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। किससे? विचारों और करनी से। तो यहां क्या हो जाएगा? विचारों और करनी से, न कि कथनी करनी। तो याद रखिए, जब कभी गद्यांश आपके सामने आए, कोशिश कीजिए कितना, मैंने आपको पूरा गद्यांश पढ़ लिया, सिर्फ एक बार पढ़ा, आपकी तरह से 5 बार नहीं पढ़ा। आप क्या करते हैं? परीक्षा में इसको 5 बार पढ़ते हैं। सब टेक्निक है, सब समझाया जाता है। मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि आप पेड क्लास में आइए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे हम क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं, और आज एक क्लास लेकर आपको आनंद आ गया। अरे आनंद आ गया तो पूरा बैच आपका इंतजार कर रहा है। आप बैच ज्वाइन कीजिए और रोज आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपने यहां सही कर लिया। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, ठीक है, अब देखिए यहीं पे तो दोस्तों 5 सवाल पूछा जाता है और 5 समाप्त हो गया। आप अनायास का यहां तक पढ़ते, परेशान काहे लिए परेशान होना भाई? क्यों परेशान होना? आप सीधे सीधे उस गद्यांश अपने काम की बात निकालिए और आगे बढ़िए। आपको समय बचाना, पीएचडी नहीं करना है, आपको समय बचाना। वही समय बचाकर आप जो है अपने दूसरे विषय पर खर्च कीजिए जहां समय की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप काम करेंगे तब जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है कि जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? देखिए प्रत्यय 2 प्रकार, पहले समझिए। जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में जुड़कर दोस्तों कोई नया शब्द बनाता है, ये प्रत्यय होता है ना। और प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय, और दूसरा होता है दोस्तों कृदंत प्रत्यय। याद रखेंगे, जो तद्धित प्रत्यय होता है इसका निर्माण किससे होता है? संज्ञा के साथ जुड़ने से, सर्वनाम के साथ जुड़ने से, या फिर विशेषण के साथ जुड़ने से। जब इन सब के साथ कुछ जुड़े तो तद्धित प्रत्यय, लेकिन वहीं अगर क्रिया के साथ कुछ जुड़ रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत प्रत्यय। क्रिया के साथ अगर कुछ जुड़ रहा है तो कृदंत प्रत्यय। हमारे सवाल में क्या दिया है? संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है। एक शब्द और यहीं लिख लीजिए, आदि के जगह पर विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ अगर उनके अंत में कोई नया शब्द जुड़ रहा है और एक नया शब्द बन रहा है तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। कृदंत, संस्कृत और अनीय ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। अगला सवाल करा, जिस समास में पूर्व पद गौण हो जाए, गौण, ठीक है, और उत्तर पद दोस्तों प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं? देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों
पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। आपके मन में अगला सवाल कि सर तब प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा, उसके स्थान पे तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। दोनों पद अप्रधान और तीसरा पद प्रधान। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, पहला पद जो होता है, पहला पद क्या हो जाता है? यह संख्यावाची होता है, प्लस उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान, ठीक है। यहां पर उत्तर पद की प्रधानता तो है, लेकिन पहला पद संख्यावाची है। तत्पुरुष समास में याद रखेंगे, पहला पद गौण होता है, यानी पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है। इस वजह से सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब क्या है? यहां पर तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो द्विगु समास मत कीजिएगा, क्योंकि द्विगु में पहला पद संख्यावाची हो जाता है। ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है, कठिन सवाल है, ये आप समझ रहे होंगे। करा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? वाक्य में देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? ढेर सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य, ढेर सारे सार्थक शब्दों को मिलाकर। निरर्थक शब्दों को मिलाने से वाक्य नहीं बनता है, सार्थक शब्दों के मिलाने से वाक्य बनता है, मिलने से। तो जब सार्थक शब्द मिलकर वाक्य बनाएंगे तो उनके बीच जो सामंजस्य होगा वो क्या कहलाता है? उसे पदक्रम कहते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे यहां पदक्रम जवाब देंगे? नहीं, उसे अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उस सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए तो आपको पता चलेगा कि सच में आपकी पोजीशन क्या है। कई बार लगता है कि हिंदी हमको समझ में आ रही। हिंदी और लड़की दो ऐसी चीजें हैं जिनको समझने के लिए आपको अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, ठीक है। आप सच में समझना चाहते हैं तो स्त्री और हिंदी के ऊपर आप समय दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। ये दिखती केवल सीधी है, ठीक है, होती नहीं सीधी है। बात को समझिएगा, बुरा भी ना मानिएगा, मैं व्यंग कर रहा हूं केवल, ठीक है। करा जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे योजकों के द्वारा जुड़े हों। योजकों के द्वारा जुड़ने का मतलब क्या है? वही कौन कौन से योजक होते हैं? जैसे मान लीजिए लेकिन शब्द से जुड़े हों, लेकिन किंतु शब्द हो गया, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, और शब्द हो गया, अथवा शब्द हो गया, इसलिए शब्द हो गया, ठीक है, इसलिए शब्द हो गया। अगर इस तरह की योजक शब्दों से वे जुड़े हैं तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। क्या? उपवाक्य नहीं, मिश्रित भी नहीं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। जो योजकों से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और इसके बजाय जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें निर्भरता देखने को मिलती है। निर्भरता, मिश्र वाक्य की खासियत क्या है? वहां हमेशा निर्भरता। यदि ट्रेन आती, यदि वर्षा न होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। ये निर्भरता लग रहा है देखने में। और जब कभी निर्भरता हो तो जान जाइए वहां मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। फिलहाल आज का हमारा सवाल संयुक्त वाक्य का है। करा बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती, तब उसे क्या कहते हैं? यही बोली दोस्तों जब विकसित हो जाती है ना, तब उसे उपभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा। जैसे जो ब्रज भाषा थी, पहले ब्रज बोली हुआ करती थी, लेकिन बाद में ब्रज उस बोली में बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं रची गई, इसी वजह से उसे उपभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो याद रखेंगे, इसमें जरूरी क्या है कि पहले बोली होता है, साहित्यिक रचना का निर्माण होना आवश्यक है। अगर साहित्यिक रचनाएं नहीं हो रही हैं तो बोली का क्षेत्र चाहे जितना भी विस्तृत हो जाए, चाहे जितने हजार लाख लोग उस बोली को बोलें, कोई मतलब नहीं है। साहित्यिक रचना इंपॉर्टेंट है। अगर रचनाएं उस भाषा में हो रही हैं तभी दोस्तों क्या कहलाएगा? वो उपभाषा बनेगा। और जब उपभाषा में विस्तार होता है तो वह धीरे धीरे एक भाषा का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न में की जाती है, न स्वर में की जाती है, न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, आगत मतलब होता है दूसरी भाषा से आए हुए शब्द। जैसे ड के नीचे ऐसे बिंदी लगा दिया, ढ के नीचे बिंदी लगा दिया, ये आगत व्यंजन है, ठीक है। ये हमारी भाषा के नहीं है, इनको बाहर से लाके शामिल कर लिया गया। इसी तरह आगत में कई बार दोस्तों आप क के नीचे बिंदी देखते हैं, कई बार ख के नीचे बिंदी लिखते हैं, कई बार ग के नीचे बिंदी देखते हैं, कई बार दोस्तों ज के नीचे बिंदी देखते हैं, कई बार दोस्तों फ के नीचे बिंदी देखते हैं, कई बार दोस्तों अ के ऊपर ये देखते हैं। ये सारी जो मैं लिखा रहा हूं वर्ड, ये सब आगत व्यंजन है, आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
संपृक्त में दोस्तों क्या होता है, संपृक्त बहुत आसान है। संपृक्त जैसे मैंने लिख दिया पृथ्वी, तो यहां देखिए थ आधा है, मैंने लिख दिया संबंध, संबंध यहां पे आधा म आधा न आधा ध है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कंबल, ठीक है, तो आधा म, तो जो अर्धवर्ण वाले शब्द होते हैं सब संपृक्त कहलाते हैं। द्वित्व में उन्हीं का दो डबल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कच्चा तो 2 बार च चा आ गया, जैसे मैंने कहा पक्का तो 2 बार क का आ गया, समझ रहे हैं ना। तो जब डबल हो तब दोस्तों द्वित्व होता, नहीं तो नहीं होगा। ये दोस्तों जो आज का सवाल है ये अयोगवाह कहलाता है। जो न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अंग और अह, अंग और अह, ये जो हिंदी वर्णमाला में हम अंग और अह पढ़ते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजन में किया जाता है। कभी आप देखिएगा इनको कभी जोड़ा नहीं जाता है, दोनों में ये बाहर रहते हैं हमेशा दोनों से। कारण निम्नलिखित में से कौन सा वर्डिक छंद का उदाहरण है, वर्डिक छंद का। देखिए दोहा जो है दोस्तों मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, और दोहा में दोस्तों हमेशा 13 और 11 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे पद में कितना होता है 13, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। चौपाई में दोस्तों कुल 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। सवैया दोस्तों यहां सही जवाब होगा। सवैया क्या है, यह वर्डिक छंद है। सवैया क्या है, यह वर्डिक छंद है, और इसमें 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं, अलग अलग होते हैं। सवैया में बहुत वैरायटी देखने को मिलता है, तो यहां 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं। सोठा हमेशा दोहा का उल्टा होता है, तो इसमें 13 से 11 मात्राएं होती है। कितना, 13 से 11। पहले तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे चौथे में पहले तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये आप याद रखेंगे। फिलहाल जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि आपसे वर्डिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्डिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 होते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, जो आप रुकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गति नहीं कहते हैं, उसे यति कहते हैं। जिन्हें नहीं पता होता तुक कर देते, तुक, अंतिम में तुक मिलाया जाता है, ठीक है, अंतिम में तुक। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, ठीक है। तो अंदर लास्ट वाले में तुक मिलता है, ठीक है। जब वो तुक मिलता है तो वो अलग चीज होता है। यहां पर यति, विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो बैच है वहां पढ़ने का मजा अलग है और यहां पढ़ने का मजा अलग है। बैच में एक दिनों में आप जितना चाहें, जैसे आपको आना, अब यहां तो फिक्स है ना कि आपको आधा घंटा ही पढ़ने को मिलेगा। बैच में ऐसा नहीं, बैच में पढ़िए आप जितना, मतलब हिंदी को इतना विस्तार से पढ़ाया गया है कि आप भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां से हिंदी से सवाल बनेगा ना, कुछ भी रुकने वाला नहीं। विश्वास कीजिए, इतना गजब का बैच है। और मेरे कहने से मेरा जो फेवरेट बैच, अगर उसे ज्वाइन करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच दोस्तों कमाल का बैच है। पढ़ के देखिए एक बार, आनंद ना आ जाए तो बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। करा उपमान में कल्पित, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या, देखिए संभावना दे दिया पहले से, तो जहां कहीं संभावना होता है वहां हमेशा उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा की खासियत है दोस्तों संभावना। उत्प्रेक्षा की खासियत क्या है, संभावना। दृष्टांत मतलब क्या हो जाता है, दृष्टांत मतलब समझते क्या होता है, किसी चीज का आंखों देखा वर्णन क्या कहलाता है, दृष्टांत, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन जो होता है दोस्तों, यही क्या कहलाता है, यही दृष्टांत कहलाता है। और उपमा क्या होता है दोस्तों, उपमा जो होती है वह अप्रत्यक्ष वस्तु से तुलना की जाती है, ठीक है, ठीक है, अप्रत्यक्ष वस्तु से। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो चंद्रमा होगा नहीं आसपास, लेकिन उससे समानता दर्शाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों उपमा हो जाता है। रूपक में क्या होता है, इसको थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं रूपक को लेके, मैं आपको समझा दूं, एक लाइन की बात है रूपक को, बहुत आसान समझना। रूपक में दोस्तों 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। खासियत क्या रूपक में, 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती, पहले ये पॉइंट याद रखिए। और कैसे हो जाता दोस्तों, वो गैर शाब्दिक तुलनाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 2 अलग अलग वस्तुओं गैर शाब्दिक तुलना, ठीक है, मतलब एकदम अलग चीज होगा, ठीक है। अब कैसे एग्जांपल दूं मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है उत्प्रेक्षा में, ठीक है, मतलब जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि ज्ञान
ज्ञान, ज्ञान मत लीजिए, ज्ञान एक तितली के समान है, ज्ञान एक तितली के समान है। जिंदगी क्या बताऊं, आप भी जानते हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, मैं इसको आसान बनाना चाहता हूं भाई, क्योंकि जितना आसान होगा दिमाग में उतना जल्दी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जितना आसान होगा उतना जल्दी क्लिक करेगा, ठीक है। तो कई बार तुलनाएं ऐसी होती है कि हमारे, जैसे मैंने कहा, ज्ञान तितली के समान है। मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा उड़ना और कहां तो उसका पता नहीं, तो ज्ञान ऐसा गहराई में चलता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द बनते हैं और वो सब उत्प्रेक्षा में आते हैं। गैर शाब्दिक तुलनाएं होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप यहां पे रखेंगे। एक लाइन में समझाऊं तो कर, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। देखिए, लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। और किंवदंती क्या होता है, जो बात लोगों के द्वारा कही, जैसे किंवदंती है, किंवदंती मतलब लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू नीमा ने किया था, लेकिन उन्होंने पैदा नहीं किया था, उन्होंने गंगा के किनारे प्राप्त किया था उन्हें। अब कहां से पैदा में नहीं पता, ये किंवदंती है, लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। उसी तरह से अश्रुति नहीं, अनुश्रुति होता है। अनुश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुना गया, किंवदंती कहा गया। तो इस चीज को ध्यान में देंगे परीक्षा में कि पूछा क्या जा रहा है, जवाब भी आपका उसी अनुरूप होना चाहिए। करा, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आपको उत्तर बता के क्या करूंगा अगर आप यही नहीं जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। और प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए पहले मूल शब्द होता है, मूल के बाद दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मैं क्या दे रहा हूं एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों पढ़ना, तो पढ़ना क्या है? मूल क्रिया है, पढ़ना मूल क्रिया। और दूसरे नंबर पे क्या कर दिया? पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और तीसरा हो गया पढ़वाना, यह हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां समझिए, नीचे से पढ़िए। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, कराते हैं मतलब ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, तो ये तो है करा। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें भी लिखा पढ़वाना। पिताजी उसे पढ़ाते हैं, ये भी हो जाएगा। राजेश नहीं पढ़ता, ये मूल क्रिया है, यहां लिख देता राजेश नहीं पढ़ाता, राजेश नहीं पढ़वाता, ठीक है। राजेश बच्चों को नहीं पढ़वाता, तब दोस्तों यहां प्रेरणार्थक है। तो प्रेरणार्थक को समझिए, इसे जगना, जगाना, जगवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। समझ में आ रहा ना? ठीक है, इस तरह से दोस्तों होता है, तब आप समझेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणा जिससे मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत जवाब है। करेक्ट। कौटिल्य शब्द का विलोम क्या होगा? आर्तो नहीं होता दोस्तों, कौटिल्य का विलोम होता आर्जव। मृदुलता भी नहीं होता है, मृदुलता दोस्तों क्या हो जाता है? मृदुलता कठोरता का हो जाता है, कठोरता का विलोम क्या हो जाता है? मृदुलता हो जाता है। सरल का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? कठिन हो जाता है। और जो शब्द दिया आर्तो, इस नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, मैं क्या बताऊं आपको। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाता? आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। करा पार्श्विक व्यंजन बताइए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? देखिए पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो एक होता है, पहले देखिए प्रकंपित व्यंजन। क्या होता है? प्रकंपित। जो र होता है दोस्तों, इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित। क्यों कहते हैं? एक बार आप बोलिए, र र र बोलिए, र र र र बोलेंगे तो हमेशा आपको लगेगा जीभ ना कंपन करते हुए आ रही, बोल के देखिए मुंह से, तो जब कंपन हो रहा है तो प्रकंपित। कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या हुआ बताइए? इस तरह से, इसी तरह से वह जो होता है इसे अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत। और अंतस्थ में दोस्तों 4 होते हैं, यह भी आता है, यह, र, ल, व, ये चारों होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वह जो होता है यह दंतोष्ठ में भी आता है। कहां आता है? दंतोष्ठ में भी आता है, इसे भी याद रखेगा। ह को दोस्तों क्या कहते हैं? ह को, शख शह को इसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इसको कहीं कहीं पे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण, या स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी ह को, ठीक है। और ल जो होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम पार्श्विक। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ये आप याद रखें। एक होता है वर्त्स्य ध्वनिया। क्या होता है? वर्त्स्य ध्वनि। ये दिखने में जितना कठिन है उतना आसान होता है। बोलिए, स, र,
ज, सरल ज, ठीक है। सरल ज दोस्तों जो होता है वर्ष ध्वनियां होती हैं, इन्हें भी याद रखेगा, क्या पता परीक्षा में कहां टपक जाए, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल दे रहा अंधा पावे आंख है तो पतिया है, इसका मतलब क्या है? अंधा पावे आंख, यानी कई बार होता है कि जो चीज आपके सामने नहीं होता आप मानने, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चाहे उनको कितना समझा दो भगवान है, हम मानते नहीं भगवान है। भगवान है दिखाओ कहां है? हर चीज देखोगे, जो नहीं देखते वो नहीं मानते, नहीं बिल्कुल नहीं मानता। हमने जो अपनी आंख से देखा हम वही मानते हैं, जो नहीं देखा उसे हम नहीं मानते हैं। तब तो तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ था। हा? मत मानो, मत मानो उन्हें पिताजी, क्योंकि जन्म होते तुम्हें देख सर, तब तो हम थे ही नहीं। अरे तो कैसे भगवान? चलो हम बता रहे जब थे तब बता दे रहा हूं। तुम्हारा जन्म कैसे तुम्हें याद है? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ तुम्हें याद नहीं? याद है ना? तो इस बात की प्रामाणिकता चाहिए, तो जिन्होंने आप देखा होगा उनसे पूछो। अब वे तो प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन आप ही नहीं मानने को तैयार हैं। तो नास्तिक न बनिए, आस्तिक बनिए, ज्यादा सही है। आंख अंधा पावे आंख तपतिया है, इसका मतलब अब जो अंधा व्यक्ति है तो बिना आंख के किसी चीज को मानता नहीं है, यानी अभिष्ट की प्राप्ति होने पर ही विश्वास होना। ऑप्शन नंबर 1 ही सही करेगा। बहुत सारे बच्चे यहां क्या करते हैं, यहां करते हैं सबसे मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्नचित्त होना। अरे इससे मतलब नहीं है, ठीक है, कि अंधे को आंख मिल गया तो अंधा खुश हो गया, ये मायने नहीं है। यहां अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास होना, यहां इसकी बात हो रही है। मैं ना समझाऊं तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आप जरा संभालिए अपने आप को। कह रहा अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे दोस्तों ये किसकी रचना है? ये भारतू हरिश्चंद्र की रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं। क्या ये नीचे से पढ़िए, क्या ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना? नहीं। क्या ये जयशंकर प्रसाद की रचना? नहीं। ये किसकी रचना दोस्तों? याद रखेंगे मोहन राकेश की रचना। क्या है? अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, अंधेरे बंद कमरे, ठीक है। अगली बार दोस्तों आपसे ये नहीं पूछेगा, अगली बार आपसे पूछेगा आधे अधूरे। क्या पूछेगा? आधे आधे अधूरे, ठीक है। उसके अगली बार क्या पूछेगा? ठीक है, लहरों के राजहंस। क्या पूछेगा? लहरों के राजहंस, ठीक है। ये सब दोस्तों मैं बेहतरीन कृतियां बता रहा हूं जो मोहन राकेश से संबंधित है और बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और एक और लिख लीजिए, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ये कुछ रचनाएं हैं, इसे आप याद रखेंगे, जो खास करके मोहन राकेश जी से संबंधित है और बार बार परीक्षा में सवाल न जाने क्यों लेकिन आता यहीं से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर है। कह रहा 5 लीटर दूध इस वाक्य में विशेष से बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, विशेष मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए यहां मैं पूरा लिख दिया, यहां लिखा है ना 5, तो 5 दोस्तों क्या है? संख्यावाची शब्द है। क्या है? ये संख्यावाची शब्द है। और लीटर दोस्तों क्या है? ये परिमाणवाचक है, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए 5 लीटर, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित बोलिए, निश्चित परिमाण, अनिश्चित नहीं, निश्चित परिमाणवाचक अगर एक साथ कर देंगे तो। और जो दूध शब्द है दोस्तों यही क्या है? विशेष है। क्यों? ये दूध के बारे में ही तो विशेषता बताया जा रहा है कि जो 5 लीटर है, इस वजह से दोस्तों ये विशेष है। विशेष से किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में बताइए। एक एक करते देखते जाइए। रामचरितमानस रचना किया तुलसीदास जी ने, और ये किस भाषा में रचना दोस्तों? ये अवधी भाषा में, ठीक है, रामचरितमानस। ये तो होगा नहीं। कबीर ग्रंथावली कबीरदास जी सधुक्कड़ी भाषा, ठीक है, सधुक्कड़ी, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी कहते थे। क्या कहते थे? हम इसे कहते थे पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। तो ये इसकी खिचड़ी, ठीक है, ये इसका प्रयोग करते थे, तो ये भी नहीं होगा। और पद्मावत दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे अवधी भाषा में रचित किया है। रसखान रचनावली दोस्तों याद रखेगा, ये ब्रज भाषा में रची गई रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका उत्तर क्या है? सही है। बाकी को अपने उत्तर में सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों?
आप पढ़े हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रारंभ में। और ला में, लापता में ला लगा हुआ है, लाजवाब में ला लगा हुआ, लाटरी में ला नहीं है, लाइलाज में ला लगा हुआ है। तो कहां ला नहीं लगा है वही बताना था। तो यहां याद रखेंगे लॉटरी, लॉटरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसमें जो है किसी तरह का उपसर्ग नहीं लगा है, यह विदेशज शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा ये बताइए। सेठ का, करा सेठ का सेठानी होगा, सेठी होगा, सेठाइन होगा या सेठनी। गांव में दोस्तों लोग सेठाइन बोलते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, ये नहीं होगा जवाब, सेठानी होगा दोस्तों, सेठनी भी नहीं होगा, सेठानी। याद रखेंगे सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, सेठानी होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, करा निम्नलिखित वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है। करा थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, विशेषण थोड़ा दूध दोस्तों, अब कितना बोला दूध, दूध तो दोस्तों विशेष से है, उसको थोड़ा लाना है, फिक्स तो है नहीं। तो दोस्तों यह निश्चित संख्यावाचक नहीं है, यह अनिश्चित संख्यावाचक भी नहीं है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्यों दोस्तों, उससे अब ये परिमाण क्यों, क्योंकि दूध को मापा तौला जाता है, इस वजह से परिमाण कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करा विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म दोस्तों गलत है, जो जोड़ा गलत हो बताइए। आयात का उल्टा निर्यात, आयात यानी जब किसी सामान को विदेश से अपने देश में मंगाया जाता है, निर्यात मतलब अपने देश से विदेश में भेजा जाता है। दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है, आमिष का सामिष नहीं होता दोस्तों, आमिष सामिष एक ही शब्द है, आमिष सामिष क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं और इनका विलोम जो होता है दोस्तों क्या होता है, निरामिष होता है। क्या होता है, इनका विलोम क्या हो जाता है, निरामिष हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दे रहा दोस्तों ये गलत दे रहा है, इसको आप सुधारिए, ठीक है, सुधारिए नहीं तो फिर परीक्षा में गड़बड़ करेंगे। करा रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, प्रत्यय लगता क्या है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, शब्द के अंत में। रोजाना में ना नहीं दोस्तों, रोजाना में जाना नहीं, रोजाना में आना प्रत्यय लगा है। रोज धन आना बराबर रोजाना, रोज धन आना बराबर रोजाना, यानी आना प्रत्यय लगा है। वेद धंत अंत की सही संधि क्या है ये बता दीजिए। करा वेदंत, बहुत सारे बच्चे वेदंत कर लेते नहीं दोस्तों, देखिए यहां पे वेद था तो द में अ छिपा हुआ, आप नहीं जानते तो जानिए, और यहां अंत था, ठीक है, तो अंत में से दोस्तों अ ले लिया, इस अ से मिलकर दोस्तों क्या बन गया, आ का निर्माण हो गया। इसी वजह से जो शब्द बना है वो वेदा बन जाता है और ऊपर बिंदी लगा के बिंदी तो लिख दीजिए, तो वेदांत तो होगा, विद्यांत ये सब भी नहीं होगा। और इसमें संधि कौन सी आएगी दोस्तों, तो याद रखेगा यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कुछ कठिन मत समझ जाइएगा, ठीक है, बहुत आसान है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। करा निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली के सभी पर्यायवाची सही हैं। जो सही है दोस्तों वो बताना है। बिजली, बिजली को विद्युत कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, चंचला कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, तड़ित कहते हैं, ये सब कहते हैं। आइए देखते हैं, करें विद्युत को चंचला दामिनी कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही लग रहा है, विद्युत चंचला दामिनी। करा चंचला विभावरी केकी दोनों गलत है। सहचरी नहीं कहते, यामिनी नहीं कहते हैं, किशोरी नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। किशोरी स्त्री को कहते हैं, ठीक है, किशोरी राधा जी को भी कहते हैं ना, राधा जी का भी नाम दोस्तों किशोरी बुलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 फिलहाल यहां सही हो जाएगा। करा कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहां कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य जहां निगेटिव सेंटेंस होते हैं। पिताजी से चला नहीं जाता, माताजी से टहला नहीं जाता, यही वाला सवाल, ठीक है। तो आपको यहां भाववाच्य में हमेशा याद रखें, मैंने आपको समझाया है व्यंग के बारे में, जहां कहीं व्यंग दिखे, ठीक है, व्यंग नहीं, आप निगेटिव बोलिए, व्यंग मत बोलिए, ठीक है। जहां कहीं नकारात्मकता का नकारात्मकता का बोध जहां से वहां, जैसे गीता कपड़े सिलती है नहीं, यहां बैठा नहीं जाता, यही उसके द्वारा नहीं दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपका काम होगा। कई बार मन में आता है सर आपसे पढ़ के हिंदी तो तैयार हो गया, सर जीएस का क्या करें। जीएस तो और भी आसान है। क्यों आसान है मैं बता दूं, जीएस की मैं पूरी फ्री क्लास दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं और आप बहुत लेट चल रहे हैं। आप जाइए पहले वीडियो देखिए, पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न सीरियल से आपको पढ़ाया गया। जैसे कभी आप पढ़ते हैं ना तो आपको हमेशा चाहिए होता है सर सीक्वेंस में पढ़ना, हमको सीक्वेंस में पढ़ने से सारी चीजें
याद हो जाती हैं और हर चैप्टर पे नजर बनता है। तो एकदम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग मिलेगी हर वीडियो के सामने। आप देखिए वहां से पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, पूरा संविधान पढ़ा दिया गया, एक भी चैप्टर नहीं बचा। पूरा विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिया गया। अभी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप इसे पढ़िए। आज ये क्लास अगर आपको देखना है तो रात को 9 बजे आप इंतजार कीजिए। रात को 9 बजे दोस्तों ये क्लास मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप आइए देखिए। आज की क्लास से आप शुरुआत कीजिए, हाँ, फिर आपको समझ में आएगा। और अब तक दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको 11,500 से अधिक सवाल पढ़ा दिया है। आप आज हिंदी में 360 सवाल पढ़कर अपना कॉलर टाइट कर रहे हैं, मजा आ गया। अरे 11,500 पढ़ा दिया, अब कितना मजा आया। तो जितना खुशी मना सकते हैं मनाइए और इस क्लास को देखिए, फायदा मिलेगा पूरा, मजा भी पूरा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल ही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन रहेगा दोस्तों आप सभी से, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप चाहे किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप हो गया, फेसबुक से, जहां से भी जुड़े हैं आप इसे बढ़ाइए आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।